उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब एंड काइंड्स। वर्ब के बारे में हमने पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत बेसिकली पढ़ा था और रेगुलर इरेगुलर वर्ब के बारे में भी पढ़ा था। वर्ब के जो मज़ीद काइंड्स है वो हम आज पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब या ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब या ऐसे कन्फ्यूजन वाले वर्ब जो हैं जिसमें आपके लिए परेशानी है, तो इनको आज हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब में हमारे पास पहली जो काइंड है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब की डिफिनीशन लिखी हुई है, अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द पर्पस ऑफ वर्ब। यानी उर्दू में लिखा है कि ऐसा फेल जो मफूल के बगैर अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकता है, ऐसे वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब यह है कि जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट का एक काम भी आप शो करते हैं और वो काम ज़रूर किसी न किसी चीज़ पे होता है। यानी अगर आप चलाते हैं तो गाड़ी लिखते हैं, गाड़ी चलाते हैं। अगर आप खाते हैं तो खाना लिखते हैं। अगर आप लिखते हैं तो ख़त लिखते हैं। इसी तरह अगर आप पढ़ते हैं तो किताब पढ़ते हैं। अगर आप पीते हैं तो पानी या जूस या कोई भी चीज़ आप पीते हैं। इस तरह किसी भी एक्शन के लिए एक ऑब्जेक्ट का होना भी ज़रूरी होता है, वरना सुनने वाले को आपकी काम की पूरी समझ नहीं आई। तो इंट्रांजिटिव वर्ब की मिसालें हैं, हम मिसालें देकर सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ऑब्जेक्ट के बगैर वर्ब पूरा काम नहीं देता। आप देखें कि हमारे पास ये जो जुमला है इसमें दे सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, जबकि ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। तो दे प्ले इसकी मानी है कि वो खेलते हैं, लेकिन आपके ज़हन में एक सवाल पैदा होगा कि वो क्या खेलते हैं, क्योंकि खेलना तो आपको पता चल गया, काम तो हो रहा है, लेकिन ये काम किस चीज़ पे हो रहा है ये पता नहीं है। ये ऑब्जेक्ट है। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लग जाएगा तो आपको तीनों पार्ट्स मिल जाएंगे और आपको बात पूरी समझ आएगी। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा तब तक आपको बात पूरी क्लियर नहीं होगी। दूसरी मिसाल है ही ईट्स, वो खाता है। अब आपको ये नहीं पता कि वो क्या खाता है, तो जब तक ये ईट्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाता, मील, फ्रूट्स, फूड, मैंगो वगैरह, तब तक आपको ऑब्जेक्ट के बगैर इस ईट्स की समझ नहीं आएगी। वी राइट, हम लिखते हैं। सवाल है ना कि क्या लिखते हैं। तो जब तक आप जिस चीज़ पे शुरू हैं, जिस चीज़ पे आपका एक्शन शुरू है, जिस चीज़ पे आपका वर्ब हो रहा है, वो आप लगाते नहीं हैं, तब तक आपकी बात कंप्लीट नहीं होती। जैसे कि हम यहाँ लगाते हैं दे प्ले गेम, तो बस बात क्लियर हो गई। यहाँ पे आप लिख दें कि ही ईट्स मैंगो, यहाँ पे अभी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे आप लिख दें वी राइट ए नोटबुक, तो अब बात यानी हमारा जो काम था वो नोटबुक पे शुरू है, कंप्लीट हो गई। यू ड्रिंक, आप पीते हैं। क्या पीते हैं? दूध पीते हैं, लस्सी पीते हैं, पानी पीते हैं। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दें और ऑब्जेक्ट के आने से आपका जो वर्ब है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाते तो ये अपनी मीनिंग पूरी नहीं देता। ऐसे वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव। दूसरा है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द पर्पस ऑफ वर्ब। ये वो वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट के लगाने और ना लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ऑब्जेक्ट लगा भी लें, उस वर्ब में इतनी पावर होती है कि वो अपना ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट करता है, अपनी बात पूरी समझाता है। और अगर आप उसके साथ ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं तब भी वो अपनी बात पूरी समझाता है। मिसाल है दे स्विम, यानी वो तैरता है। हम देखते हैं कि ये दे सब्जेक्ट है, स्विम वर्ब है। जैसे आपके सामने कोई ये कहेगा कि वो तैरता है, तो आपके जहन में ये तो नहीं हो सकता कि क्या तैरता है। यानी तैरने से फ़ौरन पता चलता है कि क्या, यानी कि तैरना क्या होता है। यानी आप इस पे सवाल नहीं कर सकते। दूसरा है वी रिसाइट। वी रिसाइट हम तिलावत करते हैं। अगर आप इस तरह लिखें कि वी रिसाइट द होल कुरान, यानी द होल कुरान आपके पास ऑब्जेक्ट है। अगर आप यहाँ पे होली कुरान लिख दें फिर भी इसकी मानी है कि वो कुरान मजीद की तिलावत करता है। और अगर ना भी लिखें, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब आया है, तो इसकी मानी है कि हम तिलावत करते हैं। फिर भी पता चलता है कि तिलावत किस चीज़ की होती है। यदि आप इस ऑब्जेक्ट, इस वर्ब पे
सवाल नहीं उठा सकते कि वो क्या तिलावत करता है, ये खुद ही बताता है कि तिलावत किस चीज़ की होती है। शी सिंग्स, वो गाती है, गाने ही गाए जाते हैं। तो सिंग्स एक ऐसा वर्ब है जो कि इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इस तरह लिख दें शी सिंग्स, वो गाती है, अगर आप इस तरह लिख दें शी सिंग्स ए सॉन्ग, वो गाने गाती है, सेम ही बात है। यानी ऑब्जेक्ट के बगैर भी ये अपनी मानी देता है। आई वॉक, मैं चलता हूँ, यानी एक्सरसाइज करता हूँ, वॉक करता हूँ। हम देखते हैं कि कोई कहता है कि मैं वॉक करता हूँ, तो हम उससे सवाल नहीं कर सकते कि क्या वॉक करते हो। यानी वॉक जो है ये एक ऐसा वर्ब है जो अपने अंदर ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट करता है। यू स्लीप, आप सोते हैं, सोना, स्लीप एक ऐसा वर्ब है, हम उस पर सवाल नहीं कह सकते। अगर हम किसी से पता करें कि आप क्या करते हैं और वो कहें कि मैं सोता हूँ, आई स्लीप, तो हम ऑब्जेक्ट के लिए उससे सवाल नहीं कर सकते कि क्या सोते हो। मीन्स के स्लीप ऐसा वर्ब है जो कि अपने साथ अपने अंदर वर्ब ऑब्जेक्ट की जो है कमी को पूरा करता है। सो ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती उनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद नेक्स्ट काइंड है हेल्पिंग वर्ब, और इसी हेल्पिंग वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। अक्सर लोगों को हेल्पिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, एक्सिलरी वर्ब में जो कन्फ्यूजन है, फ़र्क है, वो बहुत ज़्यादा है। तो आइए आज ये हेल्पिंग वर्ब के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब की डिफिनीशन है अ वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब इन एक्सप्लेनिंग द टाइम ऑफ एक्शन। मतलब यह है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो जब काम होता है, जुमले के अंदर वर्ब एक काम करता है, सब्जेक्ट एक काम करता है, तो उस काम की जो टाइमिंग होती है उसको वाज़े करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कैसे टाइम को बताने में हेल्प करता है, तो मिसालों में देखते हैं। हमारे पास पहला जुमला है ही इज़ प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग, ही हैज़ वर्कड एंड ही हैड वर्कड। आप देख रहे हैं कि इस जुमले में प्लेइंग वर्ब है, इसमें भी प्लेइंग वर्ब है। दोनों जुमलों में वर्ब सेम है, खेलना, और दोनों जुमलों में सब्जेक्ट भी सेम है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके हम ये साबित करेंगे कि किसी भी एक्शन की जो टाइमिंग होती है उस डिपेंड करता है हेल्पिंग वर्ब के काम कब हुआ है। तो हम देखते हैं पहला जुमला है ही इज़ प्लेइंग। यहाँ पे हमने इज़ का इस्तेमाल किया है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला है। इज़ का इस्तेमाल करके हम ये शो कर रहे हैं कि काम अभी हो रहा है, अभी जारी है। जबकि दूसरे जुमले में हम देखते हैं ही वाज प्लेइंग, हमने वाज लगाकर ये साबित कर दिया कि काम हो रहा था, वो खेल रहा था। जब हमने इज़ लगाया तो टाइम मौजूदा शो हो रहा है, और जब हमने वाज लगाया तो टाइम पिछला शो हो रहा है। और आप देखते हैं कि सब्जेक्ट दोनों के सेम है, काम भी दोनों का सेम है, लेकिन पहले जुमले में काम अभी हो रहा है, दूसरे जुमले में काम पहले हो रहा था। तो प्रेजेंट और पास्ट को शो करने के लिए ये काम किसका है, हेल्पिंग वर्ब का है। दूसरे में देखते हैं ही हैज़ वर्कड और ही हैड वर्कड, दोनों जुमलों के सब्जेक्ट भी सेम है और वर्ब भी सेम है, लेकिन इस जुमले में कह रहा है कि उसने काम किया है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि उसने काम किया था। काम किया है प्रेजेंट परफेक्ट है, फेल माजी करीब है, और हैड वाला जो जुमला है ये फेल माजी बईद है। तो काम को नज़दीक शो करने के लिए हमने हैज़ का इस्तेमाल किया है, और काम को पिछले ज़माने में, बहुत दूर के ज़माने में शो करने के लिए हमने हैड का इस्तेमाल किया है। तो हैज़ के इस्तेमाल से मालूम होता है कि काम अभी अभी हुआ है, जबकि हैड के इस्तेमाल से मालूम होता है कि काम बहुत पहले हुआ था। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमने साबित कर दिया कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब की हेल्प करता है टाइम शो करने के लिए। यहाँ पे सवाल ये है कि हमारे पास ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, वर, वाज, हैव, हैज, हैड, विल, शैल, ये आए कहाँ से हैं, इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ये शुरू से ऐसे थे या ये कहीं से बन के आए हैं। तो हम देखते हैं कि हम एक टर्म यूज़ करते हैं प्राइमरी फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये जो इज, आर, एम, वाज, वर आपके साथ इस्तेमाल होते हैं टेंसेज में, या आप आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली ये इसी तरह नहीं थे, बल्कि इसका एक फॉर्म है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। वहाँ से ये इज, आई एम, आर, वाज, वर निकल के आए हैं। तो हम देखते हैं तो प्राइमरी फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं। प्राइमरी फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब में एक बी है, एक डू है और एक हैव है।
इन तीनों को हम कहते हैं प्राइमरी फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब, बी, डू, हैव। ये प्राइमरी फॉर्म है। प्राइमरी फॉर्म का इस्तेमाल आगे कैसे होता है? इस प्राइमरी फॉर्म का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि बी की मानी है होना। होना होना का इस्तेमाल कहीं भी नहीं होता। यानी हम अक्सर कहते हैं कि मैं खुश हूं, मैं जाता हूं, या मैं खाता हूं। इसी तरह डू का इस्तेमाल है करना। करना का इस्तेमाल कहीं भी नहीं होता, बल्कि करना की दूसरे फॉर्म इस्तेमाल होते हैं, जैसे उसने किया, या करता है, या कर रहा है। और इसी तरह हैव जो है, हैव का इस्तेमाल है चुका, तो चुका नहीं होता, यानी कर चुका का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि उसके मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ होते हैं। तो उन टर्म्स को ईजीली यूज़ करने के लिए हम इसका सेकेंडरी फॉर्म बनाते हैं। यानी हेल्प प्राइमरी फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब बी टू हैव है, और इसको इस्तेमाल में लाने के लिए हम इसका सेकेंडरी फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। तो सेकेंडरी फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब क्या है? बी जो है ये है प्राइमरी फॉर्म, और इसका सेकेंडरी फॉर्म हमने बनाया है इज, एम, आर, वाज, वर। ये हमने बी से निकाले हैं। इज, एम, आर, वाज, वर हमने बी से निकाले हैं प्राइमरी फॉर्म से। डू जो है इससे हमने निकाले हैं डू, डिड, डज। ये जो डू है ये प्राइमरी फॉर्म है। डू, डिड, डज जो है ये डू का सेकेंडरी फॉर्म है, जबकि हैव प्राइमरी फॉर्म है और इसका सेकेंडरी फॉर्म है हैव, हैज, हैड। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है? अब देखते हैं कि ये होना इस्तेमाल में नहीं आता, बल्कि इसके ये जो फॉर्म है इज, एम, आर, वाज, वर, ये अक्सर इस्तेमाल में आते हैं। आपने देखा है कि ये टेंसेज में भी इस्तेमाल होते हैं, ये हम आम कन्वर्सेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको आज अंदाज़ा हो गया कि जो इज, एम, आर है, डू, डिज है, डू, डज है, इसको हमने प्राइमरी फॉर्म से निकाला है, और सेकेंडरी फॉर्म मिलाकर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? यूजेज ऑफ बी फॉर्म। बी फॉर्म से मुराद है इज, एम, आर या वाज, वर। यानी बी तो प्राइमरी फॉर्म है, बी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हम इसके सेकेंडरी फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो किस किस हालत में इस्तेमाल करते हैं? बी के जो सेकेंडरी फॉर्म है इज, एम, आर, वाज, वर, इसको हम इस्तेमाल करते हैं स्टेट के लिए, किसी भी चीज़ की हालत को बयान, किसी की भी चीज़ की हालत को बयान करने के लिए हम बी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट में और पास्ट में। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैं बीमार हूं, तो हूं के लिए, होना के लिए बी का इस्तेमाल होता है, होना के लिए। तो आप कह सकते हैं कि आई एम इल या आई एम सिक। तो यहाँ पे एम जो है ये बी की जगह पे आया है प्रेजेंट फॉर्म में आई के साथ। इसी तरह आप इस इज, आई एम, आर, वाज, वर को कंटिन्यूस में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में, और इसको आप पैसिव वॉइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल के जो पैसिव वॉइस हैं उसमें इज, एम, आर का इस्तेमाल होता है वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ। इसके अलावा हैव फॉर्म जो है, यानी हैव सेकेंड प्राइमरी फॉर्म है, इसकी जो सेकेंडरी फॉर्म है हैव, हैज, हैड, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल तो हम एक पैसिव वॉइस में करते हैं, हैव बीन लगाते हैं, हैज बीन लगाते हैं, और साथ में परफेक्ट टेंस में भी हम हैव, हैज, हैड का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं और पास्ट परफेक्ट में करते हैं, पैसिव वॉइस में भी करते हैं। और दूसरा ये कि इसको हम पोजेसिव केस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जो हैव, हैज है, इसको हम पोजेसिव केस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, मैं एक पेन रखता हूँ। शी हैड ए कार, हैड का इस्तेमाल यहाँ पे उस गाड़ी की पोजेशन जो है, मलकियत जो है, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो हैव की जो सेकेंडरी फॉर्म है हैव, हैज, हैड, परफेक्ट में इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ की मलकियत को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, और पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है। जबकि हमारे पास डू फॉर्म जो है, यानी डू प्राइमरी फॉर्म है, उसका जो सेकेंडरी फॉर्म है डू, डिड, डज, इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा है कि डू का इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल में होता है, हम ही, शी, इट, आई, वी, यू दे के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आपने डज देखा है कि हम प्रेजेंट सिंपल में डज का इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट के साथ, और आपने डिड देखा है जब हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं
और डिड लगाते हैं तो हम वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो डू का जो इस्तेमाल है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है और डू प्राइमरी फॉर्म है, जबकि डू डिड डज इसका सेकेंडरी फॉर्म है। तो ये इसकी यूजेस हैं। अब प्रिंसिपल वर्ब किसको कहते हैं? हमने ऊपर लिखा है कि ये हेल्पिंग वर्ब भी है, प्रिंसिपल भी वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब तो हमें पता चल गया कि ये हेल्पिंग वर्ब उस वक्त कहते हैं जब जुमले के अंदर मेन वर्ब मौजूद हो, तब आप इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। अगर मेन वर्ब मौजूद नहीं है तो आप उसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ये उस वक्त होता है जब ये मेन वर्ब की हेल्प करता है। उसको हम प्रिंसिपल वर्ब कब कहते हैं? टू शो स्टेट, किसी भी चीज की हालत को जाहिर करने के लिए आप इसी इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो स्टेट फॉर्म है। जैसे आई एम ए टीचर, यहाँ पे एम का इस्तेमाल हुआ है और ये टीचर की हालत को बयान करता है कि मैं एक टीचर हूं। तो यहाँ पे एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि इस जुमले में वर्ब नहीं है, ये एक स्टेट शो करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इस हालत में हम इसको कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब। आपके पास दूसरा है शी इज सेड, इस जुमले में कोई वर्ब नहीं है, अगर वर्ब होता तो ये इज हेल्पिंग वर्ब होता। चूंकि इस जुमले में शी की जो हालत है सैडनेस वो शो होती है, तो यहाँ पे इज आपका प्रिंसिपल वर्ब है। यू आर ए डॉक्टर, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, कोई मेन वर्ब नहीं है, लिहाजा यहाँ पे आर जो है बतौर प्रिंसिपल वर्ब आया है। दे वर हैप्पी, यानी वो खुश थे, तो यहाँ पे वर जो है ये इनकी खुशी की हालत को शो करता है पास्ट में। तो इज एम आर स्टेट को शो करते हैं, किसी चीज़ की हालत को शो करते हैं प्रेजेंट में, जबकि वाज वर जो है वो किसी चीज़ की हालत को शो करते हैं पास्ट में। इसी तरह यही इज एम आर वाज वर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, जो हमने उसका ऊपर जिक्र किया है कि अगर टेंसेज में आते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और अगर स्टेट में आते हैं किसी चीज़ की हालत को शो करते हैं तो ये आपका काइंड है, वो है इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब को उर्दू में कहते हैं मस्दर। मस्दर, अब मस्दर के बारे में आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। उर्दू में मस्दर कहते हैं उस फेल को जो बतौर इसम काम आता है, बतौर इसम काम करते हैं, और उसकी पहचान ये है कि वो उसके आखिर में नून अलिफ ना आता है, जैसे जाना, खाना, पीना, उठना। तो ऐसे वर्ब को हम, ऐसे फेल को हम कहते हैं इन्फिनिटिव वर्ब, और इसको उर्दू में कहते हैं मस्दर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक तो इन्फिनिटिव वर्ब है, एक मेन वर्ब है। मेन वर्ब आम तौर पे हम देखते हैं जैसे गो है, कम है, ईट है, सिट है, प्ले है, राइट है, ये सारे वर्ब हैं। लेकिन आप देखते हैं कि गो की मानी जाना होता है, बल्कि गो की मानी जाना नहीं होता, गो की मानी होता है जाओ। कम की मानी है आओ, ईट की मानी है खाओ और बैठो, खेलो। लेकिन हम जुमलों में जो इस्तेमाल करते हैं कि बैठते हैं, बैठता है, जाता है, खेलता है, आना, जाना वगैरह, ये कैसे आता है? तो आज हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि इन्फिनिटिव क्या होता है और इन्फिनिटिव का इस्तेमाल कैसे होता है, और जुमले के अंदर हम इन्फिनिटिव की पहचान कैसे करेंगे। अ वर्ब दैट कम्स विद टू एज ए नाउन, अगर जुमले के अंदर आपके पास दो वर्ब आ रहे हैं, एक सेंटेंस है और उसके अंदर आपने देख लिया कि एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है और एक और भी वर्ब है। अगर किसी जुमले के अंदर, एक जुमले के अंदर एक साथ दो वर्ब आ गए, तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इसमें कोई बात है जो यहाँ पे दो वर्ब है, और आप वहाँ पे देख लें कि क्या वो इन्फिनिटिव उसमें आया है या नहीं। अगर किसी जुमले में दो वर्ब एक साथ आते हैं तो उसमें एक होगा मेन वर्ब, एक आपका इन्फिनिटिव। एक मेन वर्ब जिसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं, जिसकी हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनाते हैं, जिसको हम टेंसेज में यूज़ करते हैं, वो होगा। और दूसरा जो आपका मेन जो वर्ब होगा वो आपका इन्फिनिटिव होगा। तो इन्फिनिटिव की पहचान क्या है? इन्फिनिटिव की पहचान ये है कि आपका जो मेन वर्ब होता है वो अपनी असली हालत में आता है। असली हालत से मुराद ये है कि वो फर्स्ट फॉर्म में होगा, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में या फोर्थ फॉर्म में, इनमें से किसी एक फॉर्म में होगा तो वो आपका होगा फर्स्ट फॉर्म। लेकिन दूसरा जो वर्ब साथ होगा वो क्या है वो हम देखते हैं। हमारे पास एक जुमला है दे प्ले टू विन, दे प्ले टू विन। अब देखो इसमें दे जो है सब्जेक्ट है,
प्ले वर्ब है, विन भी वर्ब है, दोनों वर्ब आए हुए हैं। तो ये प्ले जो हमारा है ये मेन वर्ब है, वो खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो विन है ये भी एक वर्ब है, लेकिन हम देखते हैं कि इस विन के साथ टू आया हुआ है, जैसे कि हमने ऊपर लिखा है। ऊपर लिखा है तो इस जुमले में वर्ब के साथ जब टू आता है और एक दूसरा वर्ब भी साथ आता है, तो पहला जो वर्ब होगा वो आपका मेन वर्ब होगा, दूसरा जो टू के साथ अटैच वर्ब आपका होगा वो आपका इन्फिनेटिव होगा, और उसकी मानी ऐसे होगी कि वो जीतने के लिए खेलते हैं, जीतने के लिए खेलते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने कहा कि मस्दर के आखिर में नून अलिफ ना या ने आता है, तो आप देखते हैं टू विन की मानी है जीतने, टू गो की मानी है जाना, टू कम की मानी है आना, टू ईट की मानी है खाना, और यहाँ पे टू विन की मानी है जीतना या जीतने, वो जीतने के लिए खेलते हैं। दूसरे में देखो वी वांट टू सी यू, वी वांट टू सी यू, इसमें वांट जो है ये मेन वर्ब है, जबकि सी जो है ये भी वर्ब है। हम देखते हैं कि एक सेंटेंस में दो वर्ब आए हैं, एक अपना मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में है, जबकि दूसरा जो वर्ब है उससे पहले टू आया है, तो टू के साथ आने वाला वर्ब जो आपका होता है वो इन्फिनेटिव वर्ब होता है और वो बतौर नाउन काम करता है। तो इस जुमले के मानी है हम आपको देखना, देखना चाहते हैं, ये मेन वर्ब है। लेकिन ये जो है ये बतौरे नाउन आया है, बतौरे मस्दर आया है, तो ये टू वाला जो वर्ब है ये आपका इन्फिनेटिव है। तीसरा देखते हैं शी सिंग्स टू अर्न मनी, सिंग्स गाती है, ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में आया है। अर्न अर्निंग से निकला है, कमाने से, कमाना भी वर्ब है, लेकिन अर्न जो है ये टू के साथ आया है, जबकि मेन वर्ब जो है ये अपनी हालत में आया है। सो अगर वर्ब एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब हैं, एक अपनी असली हालत में है और दूसरा जो है वो टू के साथ आया हुआ है, तो टू वाला वर्ब आपका इन्फिनेटिव होगा और उर्दू में उसका तर्जुमा आप ना या ने के साथ करेंगे। जैसे वो जीतने के लिए मैच खेलते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, वो पैसे कमाने के लिए गाती है। तो ये है इन्फिनेटिव और ये इन्फिनेटिव की पहचान है। उम्मीद है कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। इसके अलावा हम रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करते हैं और आपके लिए बहुत सारी मेहनत करके कोशिश करके बहुत इजी वे के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने हमारी वीडियोस देखे हैं तो वीडियो लाइक करें, उस पर अच्छे अच्छे कमेंट करें। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट ज़रूर करें, वीडियो देखें। अगर आपको लेक्चर पसंद आया और आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई और आपको नॉलेज मिल गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आया तो बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें। बहुत शुक्रिया।